दोस्तों, नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग प्लीज़ कहानी का आनंद लीजिए और अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। शहर के बाहर एक घना जंगल, जहाँ पेड़ों की डालियों के हिलने से लेकर ज़मीन पे पड़ी सूखी पत्तियों की चरचराहट से पूरा माहौल गूंज उठा था, जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उस घने जंगल में काफ़ी लोग मौजूद हैं, लेकिन क्यों, बस ये जानना बाकी था। तभी छोटे पेड़ों और झाड़ियों को चीरती हुई एक लड़की बाहर निकली, और जो इस वक्त एक दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन चेहरे के मेकअप काफ़ी बुरी तरह से बिगड़ चुके थे। आंखों से आंसुओं के साथ बहते काजल, जो अब तक गोरे गालों पर अंधेरा लाने का काम कर रहा था, तो वहीं होठों पर लगी मैरून लिपस्टिक, जो अब होठों के साथ चारों तरफ फैल चुके थे। बिखरे बालों के जोड़े में लगे मोंगरे का गजरा अब बिखर चुका था। गले में पहना हुआ एक भारी हार अब किसी घंटे की तरह गले में झूल रहा था। साथ ही उसके कपड़े जंगल में भागने की वजह से जगह जगह पे फटे हुए नजर आ रहे थे। नंगे पैरों को जंगल की सूखी टहनियों और पत्थरों ने छील दिया था, जहाँ से अब खून बह रहे थे, जिसका निशान वो अपने पीछे काली मिट्टियों और पत्थरों पर छोड़ती जा रही थी। वहीं उसकी सांसें भागने की वजह से अब काफ़ी तेज चल रही थी, जैसे मानो फेफड़ा अब बाहर निकल आएगा। साथ ही चेहरे पर एक घबराहट, तो वहीं नज़रों में एक डर, जहाँ वो उन डरती नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए कुछ देख रही थी, या शायद किसी से खुद को बचा रही थी। तभी अचानक से किसी ने इसके गालों पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। ये थप्पड़ इतना तेज़ था कि वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाई और चीखते हुए तुरंत ज़मीन पे गिर पड़ी थी। कुछ सेकंड बीते और वो अपने गालों पर हाथ रखे ऊपर की तरफ देखी। उसके सामने ही दूल्हे की पोशाक में एक शख्स, रंग गोरा, फिट मस्कुलर बॉडी, लेकिन चेहरे से गुस्से से चेहरे के साथ साथ आँखें भी लाल और डरा देने वाली थी, जिसे देखते ही वो लड़की अपने पूरे शरीर को समेटते हुए खुद को पीछे की तरफ घसीटा, लेकिन थोड़ी सख्त आवाज़ में बोली, मानो सिट्ठी, डरती होगी तुमसे दुनिया, लेकिन ये काव्या कोहली किसी से नहीं डरती, तुमसे भी नहीं। इतना सुनते ही वो शख्स यानी कि मानो सिट्ठी भी पंजों के बल उस लड़की यानी कि काव्या के सामने बैठ गया। साथ ही इसके गालों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, किसी से नहीं डरती तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी से ज़रूर डरोगी। इतना कहते हुए मानो सिट्ठी गुस्से में चिल्लाते हुए आगे कहा, पंडित मंत्र शुरू कर, दूल्हा दुल्हन मंडप में पधार चुके हैं। वहीं मानो का इतना कहना भय था कि तभी पीछे खड़े उसके 8-10 बॉडीगार्ड, जिनमें से 2 ने मिलकर एक पंडित को घसीटते हुए वहां लाया और उस शख्स यानी कि मानो सिट्ठी के पीछे ज़मीन पर ही पटक दिया। साथ ही ज़मीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए उसमें आग जला दी, जिसके जलते ही मानो ने बिना पीछे मुड़े अपने एक हाथ आगे बढ़ा दिए, जिसे देख 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़कर काव्या के हाथ पैरों को एक बेड़ी में बांध दिए। साथ ही उसका एक सिरा मानो सिट्ठी के हाथ में पकड़ाते हुए एक तरफ खड़े हो गए। तभी मानो सिट्ठी भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन बेड़ियों की चेन को खींचते हुए आगे के चारों तरफ घूमने लगा। तो वहीं काव्या उसके पीछे ज़बरदस्ती किसी खूंटे से बंधी गाय की तरह खिंचती चली जा रही थी, जहां मानो सिट्ठी जलती आग के कुछ फेरे लगाते हुए रुक गया और अपने हाथ में पकड़ी उस चेन को काव्या के गले में लटकाते हुए कहा, आज से तुम्हारे लिए यही तुम्हारा मंगलसूत्र है, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम इसे मंगलसूत्र मानती हो या अपने गले का फंदा। इतना कहते ही वो काव्या को खींचते हुए वहाँ से चला गया, जहाँ उसे काव्या की चीख से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उसे अभी भी बेड़ियों में जकड़े वहाँ से खींचते हुए एक बंगले के अंदर ले गया, जिसे देखते ही उस बंगले में मौजूद 8-10 नौकर एक कोने में खड़े थर थर काँप रहे थे। अगर वहाँ किसी की आवाज़ थी तो बस रोती गिड़गिड़ाती काव्या की, और उसका साथ दे रहा था एक तरफ पिंजरे में घूमता सफ़ेद बाघ, जिसकी गर्जन के आगे काव्या की भी चीख दब जा रही थी। तभी मानो सिट्ठी भी काव्या को घसीटते हुए सीढ़ियों के ऊपर ले गया और एक कमरे के बेड पे उसे पटकते हुए बोला, हमारी शादी तो हो गई, अब बारी है हमारी सुहाग रात की, उसे भी निपटा ही लेते हैं।
उसका इतना कहना था कि काव्या की आंखें बड़ी हो चुकी थी। साथ ही वो अपने दोनों हाथ जोड़े उसके सामने खुद को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगी थी। लेकिन मानो सिटी, जिसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। प्लेस मुंबई, टाइम 6 AM। एक अंधेरे कमरे में बस काव्या की सिसकियाँ गूंज रही थी। जहाँ वो बेड पे पड़ी एक चादर के अंदर खुद में सिकुड़ी हुई थी। पूरा शरीर एक अनचाहे दर्द से टूट रहा था, जिसके गवाह सिर्फ उसके आंसू थे जो बस लगातार बहते जा रहे थे। तभी किसी ने उसके कमरे में दस्तक दी, जिसके कदमों की आहट सुनते ही काव्या ने अपने चेहरे को अपने घुटनों के अंदर छिपा लिया था। जहां अब कदमों की आहट काव्या के बगल से गुजरते हुए उस कमरे की खिड़की तक गई। तभी एक झटके में खिड़की पे टंगे पर्दों के हटते ही कमरे के अंदर उजाला फैल गया, जिसकी वजह से बेड पे चादर के अंदर सिकुड़ी काव्या अब साफ नजर आने लगी थी। लेकिन अभी तक काव्या को ये नहीं पता था कि इस वक्त उसके कमरे में कौन आया है। कहीं मानो तो नहीं, ये सोचती ही काव्या डर से अंदर तक सिहर उठी थी। उसकी आंखों के सामने पिछली रात घटी घटना की एक एक तार नाच रहे थे, जिसे अंदर तक तोड़ रहे थे। तभी काव्या के कानों में एक आवाज़ गूंजी, आजकल इनके भी भाव बढ़ गए हैं। अरे रात में आई, दिल बहलाई, और जब सुबह हुआ तो पैसे लेकर अपनी गली निकल लेना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें तो एक ही रात में अमीरों के ठाठ का मुंह लग जाता है। पड़ी हुई हैं बेड पर जैसे कहीं की महारानी हुई हैं। आखिर काम तो इनका सिर्फ मर्दों का दिल बहलाना ही है। आज यहाँ तो कल वहाँ। एक औरत खुद में ही बड़बड़ाते हुए कमरे में टंगे सभी पर्दों को हटाते जा रही थी, जिसकी वजह से अब कमरे के कोने कोने में उजाला फैल चुका था। तभी वो औरत भी बड़बड़ाते हुए अब तक कमरे के दरवाजे को ज़ोर से बंद करते हुए बाहर निकल गई। लेकिन उस औरत की बातें काव्या को अंदर तक झकझोर रही थी, जहाँ एक बार फिर से उसकी आंखों का सैलाब फूट पड़ा था। तभी उसने खुद के चेहरे को चादर से बाहर निकाला। साथ ही कमरे में खुद के अलावा किसी को ना पाकर वो थोड़ी चौंक भी गई। ये ईमानो सिट्टी, ये कहाँ है? काव्या चादर में खुद को लपेटते हुए बेड से खड़ी हुई, जहाँ उसे अपने अंदर एक असहाय दर्द का अनुभव हो रहा था। तभी उसकी नज़र सामने एक बड़ी सी शीशे पे गई, जिसमें वो खुद के अक्स को साफ तौर पे देख पा रही थी, जहाँ उसके पूरे शरीर को मानो सिट्टी ने किसी जानवर की तरह नोचा था, जिस पर अपनी पतली उंगलियों को फेरते हुए एक बार फिर से उसकी आंखें छलक पड़ी थी। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। ब्लैक एंड वाइट कलर में वो कमरा काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था, जिसकी एक तरफ का दीवार सिर्फ शीशे का था। जहाँ से काव्या ने बाहर झांका तो उसने पाया कि वो इस वक्त काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब था कि अगर वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है तो उसे सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उसे कमरे के बाहर का जरा भी आइडिया नहीं था कि उसे किसके बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन तभी सीढ़ियों के बाहर जाने के आइडिया को ड्रॉप करते हुए उसने खिड़की से ही कूदने के बारे में सही समझा, जिसे सोचते ही वो कमरे में चारों तरफ कुछ ढूंढने लगी, कुछ ऐसा जिससे उसे कमरे की खिड़की से बाहर कूदने में मदद मिल सके। तभी उसने कमरे में ही एक तरफ वार्डरोब देखा। जैसे देखते ही उसने आगे बढ़कर जल्दी से वार्डरोब खोला, जहाँ वो पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि वो पूरा वार्डरोब किसी लेडीज के कपड़ों से भरा हुआ था। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो सारे कपड़े खुद काव्या की ही साइज के थे। यहाँ तक कि उसका पैटर्न भी काव्या की ही पसंद का था, जैसे वो ड्रोम खुद काव्या का ही हो, बस उसे यहाँ लाकर रख दिया गया हो। लेकिन इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए काव्या ने ये ड्रेस निकाली और उसे पहनते हुए कमरे की दूसरी तरफ बढ़ गई, जहाँ वो खिड़कियों को खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो अपने प्रयास में असफल रही। तो वहीं दूसरी तरफ एक हल्के अंधेरे कमरे में एक सोफे पे बैठा हुआ मानो सिट्टी, जो अपने हाथ में पकड़े गन को घुमाते हुए ठीक कर रहा था, वहीं उसके सामने एक आदमी जो लगभग 30 वर्ष का ज़मीन पे अधमरा पड़ा था। उसका पूरा चेहरा खून से सन चुका था, जैसे किसी ने उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारा हो। जहाँ वो शख्स काफ़ी मुश्किलों के बाद बस इतना ही बोल पा रहा था,
मुझे छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो, उसे कुछ नहीं पता, वो निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ। तभी उसके पास ही खड़ा एक आदमी गुस्से में मानो सिट्टी की तरफ देखते हुए बोला, ग्रेट मास्टर, ये झूठ बोल रहा है। ये नमन पुरोहित खुद को फिल्मी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर समझता है। इसने मेरी बहन को फिल्म में रोल देने का झूठा वादा करते हुए उसका रेप किया और दुनिया के डर से उसे मार कर फेंक दिया। ग्रेट मास्टर, ये आदमी जिंदा रहने के लायक नहीं है। इतना कहते हुए उस आदमी ने पास ही खड़े मानो सिट्टी के बॉडीगार्ड से उसकी गन छीनते हुए उस आदमी के सीने में सारी गोलियां उतार दी। जहां वो अधमरा आदमी ज़मीन पे गिरते ही तुरंत अपनी सांसें रोक ली थी, लेकिन वो दूसरा आदमी एक लंबी सांस छोड़ते हुए मानो सिट्टी के पास आया और अपने हाथ में पकड़े गन को उसके कदमों में रखते हुए बोला, ग्रेट मास्टर, आप मेरे लिए भगवान हैं। आज इस आदमी को मारने के बाद मेरी बहन की आत्मा को ज़रूर शांति मिल गई होगी। इतना कहते हुए उस आदमी ने अपनी बातों पे एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर आगे बोला, ग्रेट मास्टर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मैंने सुना है कि इस डायरेक्टर की बहन को भी आप उठा लाए हैं। मैंने इसे फिल्मों में देखा है, वो भला की खूबसूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्टर ने जो मेरी बहन के साथ किया था वही मैं इसकी बहन के साथ। जहाँ उस आदमी ने भी इतना ही कहा था, तभी मानो सिट्टी अपने हाथ में पकड़े गन को उस आदमी के मुंह में डालते हुए बोला, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो मेरी बीवी है, मानो सिट्टी की बीवी, याद रखना। कहते हुए मानो सिट्टी ने अपनी गन की सारी गोली उसके मुंह में उतार दी, जिसके साथ ही वो आदमी भी अब ज़मीन पे पड़ा अपनी आंखें बंद कर चुका था। तभी एक बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आगे बढ़ा और मानो सिट्टी के खून से सने हाथों को साफ करते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। इन दोनों को वाइटी के आगे फेंक दो। आज वो भी इंसानी मांस को खाकर खुश हो जाएगा। कहते हुए मानो सिट्टी वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। इस कहानी का सेकंड चैप्टर भी हमारे अंश स्टोरी चैनल पे अपलोड हो चुका है। लिंक आप लोगों को यहीं कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। चलिए आइए हमारे अंश स्टोरी चैनल पर इस कहानी के दूसरे भाग का आनंद लीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। वैसे ये कहानी मैं एक बार पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने कहानी सुना है या नहीं।